जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, जो कि 18th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आता है। इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं इनको, ज़ीरो ग्रुप भी बोल देते हैं इनको। तो नोबल गैसेस शुरू करेंगे और इसका लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। वैसे तो ये पी ब्लॉक में आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इसे सेक्शन ए में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नोबल गैसेस। तो ग्रुप ज़ीरो या ग्रुप 18 इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस और रेयर गैसेस। ठीक है, रेयर गैसेस क्यों बोल रहे हैं इनको? ड्यू टू द लो एबंडेंस ऑन अर्थ, क्योंकि इनका एबंडेंस, इनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, 78% के आसपास, यानी कि 78% के आसपास। तो क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन। और 21% के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 99% के आसपास तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। तो लगभग 1% जो बचा है उसमें बाकी सारी गैसेस आती हैं। तो इसलिए इनको रेयर गैसेस भी बोल देते हैं। इनर्ट गैसेस इनको इसलिए बोल देते हैं बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। उनका जो नेचर है वो रिएक्ट करने वाला नहीं है। और उसका कारण क्या है? कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स इनके पास होते हैं, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो इसलिए ये काफ़ी कम रिएक्ट करेंगी और इनसे इलेक्ट्रॉन छीनना भी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो इनका जो है, जो सिमेट्री जो है इनकी जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत आसान नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इनसे छीनना, बहुत एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, तो 18th ग्रुप एलिमेंट्स कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स। ओके, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, इनमें भी ना पहले तीन जो हैं यहाँ इस टेबल में देख लीजिए, ये हीलियम, नियोन और आर्गन, ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। तो ये इनर्ट है कहीं ना कहीं, ये है इनर्ट इनएक्चुअल। पहले सभी को इनर्ट समझा जाता था, वो स्टोरी हम करेंगे थोड़ी देर में। और जो नीचे वाले हैं ये थोड़े बहुत रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये बस बात ध्यान में रखिएगा। मूव करते हैं पिछली स्लाइड पर। अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ दीज गैसेस दे ऑलवेज अकर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मिलेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव है ही नहीं, ये कंबाइन करेंगे नहीं किसी के साथ। रेडोन को छोड़ दीजिए तो ऑल दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन एटॉमिक स्टेट, मतलब सिंगल सिंगल एटम मिलेगा इनका, क्योंकि कंबाइन करेंगे क्यों आप सोचिए। ठीक है ना, क्योंकि फुल फील्ड हैं ये। जैसे ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में मिलती है, हीलियम जो है He, बस इतना ही मिलेगा हमें। ठीक है, एक ही एटम। तो काफ़ी सारे एटम एक जगह पे होंगे तो वो हीलियम गैस हो गई। ऐसे नियोन, आर्गन, तो ये जो हीलियम, नियोन और आर्गन है ये कुछ झरनों में, इन द वाटर ऑफ सर्टेन स्प्रिंग्स, वहाँ मिल जाते हैं। रेडोन तो रेडियो एक्टिव है एंड डज नॉट अक्कर इन फ्री स्टेट, क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो जल्दी जल्दी इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इट विल डिके वेरी रैपिडली। ठीक है, तो फ्री स्टेट में क्या मिलेगा ये? हीलियम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन्स एटमोसफेयर। सन के अंदर आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूज़न चलता है, एक प्रोसेस, हाइड्रोजन्स कंबाइन करते हैं, हीलियम बनता है, एनर्जी निकलती है। तो हीलियम जो पहली बार कहाँ देखा गया था, डिस्कवर कहाँ हुआ था? सन के एटमोसफेयर में। इसको मैं इरेज करता हूँ और देखते हैं फिर। यस, तो अपने पास है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये आप कर लेंगे। और ये इधर से 1s2, और उसके बाद मतलब पहला थोड़ा अलग है, हीलियम 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, उसमें 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3d इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स वो नीचे की तरफ आने लगते हैं, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी कॉन्फ़िगरेशन भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखने में।
तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 2 में 8 जोड़ दिए तो 10 बन गया, और फिर वही फंडा 8 जोड़ दीजिए दोबारा से, और फिर 18 18 32। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 8 8 18 18 32, यहाँ पर 8 2 बार आएगा क्योंकि हीलियम भी है ना यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस, तो एग्जिस्टेंस देखते हैं इनकी। तो अभी आपको बताया था ये मोनो एटॉमिक है, हीलियम का एक ही एटम है, फिर आसपास दूसरा एटम हो सकता है, बट ऑक्सीजन की तरह O2 या N2 की फॉर्म में ये नहीं मिलती। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मोनो एटॉमिक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्मेल भी नहीं है। मोनो एटॉमिक ड्यू टू द फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हैंस नो नीड टू कंबाइन विद अदर्स। देखिए फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन है तो ज़रूरत ही क्या है कंबाइन करने की किसी के साथ, तो इसलिए ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। CP/CV रेशो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 1.67 वैल्यू जो होती है वो मोनो एटॉमिक के केस में रहती है, तो यहाँ पर हमें 1.66 मिल रही है, तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि हाँ ये मोनो एटॉमिक है। एटॉमिक रेडियस तो ये तो पता ही है आपको, नीचे की तरफ बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट घटता है, और उसके कारण भी आपसे बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट लाइन देख लीजिए, इन केस ऑफ नोबल गैसेज एटॉमिक रेडियस कॉरस्पॉन्ड्स टू वंडर वाल रेडियाई। ये भी आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ा रखा है मैंने आपको काफ़ी सारे रेडियस कराए थे, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस। तो आई होप आपको वो ध्यान में होगा। वंडरवाल रेडियस जो है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हीलियम है और ये हीलियम का दूसरा एक और एटम है, तो ये इनमें कुछ इंटरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, जितना भी नज़दीकी आ सके। तो उसके बाद इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस देखा जाएगा D/2, डेट विल बी द रेडियस, एटॉमिक रेडियस। इसको वंडरवाल रेडियस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक हीलियम दूसरे हीलियम के साथ कोई बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, जस्ट वंडरवाल इंटरेक्शन लगेंगी, तो रेडियस को क्या नाम दे दिया गया, वंडरवाल रेडियाई। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है बाकी रेडियस के मुकाबले में। ठीक है, बल्कि जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बड़ा होता है, लेकिन इससे छोटा होता है। और कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में क्या होता है बच्चों, दो एटम ऐसे कंबाइन फॉर्म में हम दिखाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और एक एटम का जब निकालते हैं तो मान के चलते हैं एटम क्लोजेस्ट अप्रोच पे हम लेके आए, उसके बाद देखते हैं D/2, यहाँ D/2 छोटा आएगा, D/2 वैल्यू यहाँ थोड़ी बड़ी आएगी, और वंडरवाल में तो एटम्स दूर दूर हैं तो ज़्यादा आएगी वैल्यू। ठीक है, पिछले सेमेस्टर में कराया हुआ है आपको। आगे देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है नीचे की तरफ जाने पर कम होती है, लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जाती है। ठीक है ना, और क्यों होता है ऐसा वो भी आपको पता है। लास्ट लाइन देख लीजिए, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज इज़ वेरी हाई। होनी ही है हाई, तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कोई आसान काम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत एनर्जी लगेगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ये काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंसेस ऑफ कंपेरेबल एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस, क्योंकि देखिए इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनमें बस वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी इनके, जो क्योंकि ये एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक हैं, तो आपस में भी कंबाइन नहीं कर रहे, क्योंकि कंबाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके बीच में क्या होगा, बस एक वीक वंडरवाल फोर्सेस की फॉर्म में एक कुछ फोर्सेस लगेंगी, और जो इनको आपस में बांध के रखने का थोड़ा बहुत काम करेंगी। और आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है बच्चों तो आपको पता है कि साइज के बढ़ने के साथ साथ मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास बढ़ता है। और ऐसे केस में कौन सी फोर्सेस ज़्यादा ऑपरेट करने लगती हैं, वंडरवाल फोर्सेस। साइज बढ़ता है, मोलिकुलर वेट बढ़ता है, तो वंडरवाल फोर्सेस
ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा काम करने लगती हैं। और अगर ये वंडर वाल फोर्सेस ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो एटम्स हैं इनके वो आसपास आ जाएंगे, और अगर वो आसपास आ जाएंगे तो फिर उनको अलग करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, ड्यू टू वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी लगभग ज़ीरो ही है। आप सोचिए, तो फुल फील्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इनके सारे ऑर्बिटल फुल फील्ड हैं। ठीक है, इनकी कोई इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इसलिए ये लगभग ज़ीरो है। ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो देखिए, लिक्विड बनाया जा सकता है इनका, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, वो चीज़ें अलग हैं। बाकी डाउन द ग्रुप आपको पता है, अभी बताया था, वंडर वाल फोर्सेस जो हैं बढ़ने लगती हैं डाउन द ग्रुप। वो स्लाइड जो है प्रॉपर काम कर नहीं रही। एक मिनट बच्चों, मैं बैक करके देखूँ। नहीं, काम नहीं कर रही। मैं रोक रहा हूँ इसको, अभी देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। कुछ दिक्कत आ गई थी, अब ठीक हो चुका है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से। ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी कि वो लिक्विड बन सकती हैं गैसेस अगर प्रॉपर प्रेशर लगाया जाए। और जनरली बात करें नीचे की तरफ, वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ने लगती हैं, तो मोलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं। आपको पता है, जो गैसियस होते हैं ना, गैसियस मोलिक्यूल्स वो दूर दूर होते हैं। जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में गैस है, उसमें मोलिक्यूल्स दूर दूर हैं, एटम्स मोलिक्यूल्स वो दूर दूर हैं, इसलिए हम आसानी से हाथ पांव मार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन लिक्विड में हाथ मारिएगा तो थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पास पास हैं। अब कोई सॉलिड मेज आपके सामने रखा है, टेबल, आप बताइए उसमें हाथ आर पार कर सकते हैं क्या? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो है बहुत पास पास आ गए हैं उसमें। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, these are slightly soluble in water and solubility increases down the group because with increase in size polarization also increases। फजान रूल्स मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको बहुत बढ़िया तरीके से कराए हुए हैं, और वहाँ पर मैंने पोलराइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, तो अब देखिए वही कंसेप्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस माइनस में से काफ़ी कुछ चीज़ें उड़ गई हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों डेल्टा माइनस 2 कर लीजिए, यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 माइनस डेल्टा के दिखाने पड़ेंगे। अब ये प्लस के हैं इस साइड, तो ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है। तो हुआ क्या, मान लीजिए एक हीलियम का एटम है, ठीक है, तो जब उसको पानी में डाला गया तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो इन हाइड्रोजन्स की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ, और बाकी पे क्या बच गया फिर, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ यानी माइनस, और बाकी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, देखो ये नेगेटिव की, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरफ हो रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन्स की तरफ। तो एक तरह से अट्रैक्शन हो जाएगी, इनमें पास पास आ जाएंगे, इसका मतलब ये घुल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये पोलराइजेशन जो होता है ना, ये आपके सामने हो रहा है जो यहाँ पर, ये बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी देख लीजिए अब। नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव, ये तो शुरुआत में बताया था, लेस रिएक्टिव हैं। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़ीरो ही है ऑलमोस्ट। जिनोन एंड क्रिप्टोन हैव बीन फाउंड टू गिव सम रिएक्शंस। चौथा पॉइंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट, है ना, मतलब यहाँ पे जो रीजंस हैं मेनली वो तो 3 है, लेकिन चौथा पॉइंट कुछ ऐसा है जो कि हमें काफ़ी सारे रिएक्शंस करने के लिए और स्ट्रक्चर्स करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टोन और जिनोन जो है
ये कुछ रिएक्शंस दे जाते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और हमें उन्हें पढ़ना होगा, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लीजिए मैं दोबारा से ये पीपीटी निकाल के लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शन जो हैं हट गए थे। मोबाइल व्यू में ऐसा हो जाता है कई बार, दोबारा से डाउनलोड करना पड़ा। तो लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। देखिए, बड़ी ही अच्छी कहानी है, एक ध्यान से सुनिएगा। 1962 से पहले जो साइंटिस्ट थे, जो केमिस्ट थे, वो ये मानते थे कि ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कोशिशें भी की और वो नाकामयाब रहे, कामयाबी उनको मिली नहीं। थोड़े बहुत कैटायनिक फॉर्म्स उनको डिस्चार्ज ट्यूब में मिले थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा लगभग उन्होंने ये मान लिया, ये कह दिया कि ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना भी कोई आसान काम नहीं इनसे, ठीक है, और उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उस वक्त नहीं थी, ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन 1962 में कुछ ऐसा हुआ। देखिए, ये रहे एन बार्टलेट। 1962 में ये एक रिएक्शन करवा रहे थे ऑक्सीजन और PTF6 का, और इनको मिला O2 प्लस PTF6 माइनस डाईऑक्सीजनिल हेक्साफ्लूरोप्लेटिनेट 5। येलो कलर का ये कंपाउंड इनको मिला। जैसे ही ये येलो कलर का कंपाउंड मिला, इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि ऑक्सीजन का जो डायमीटर है, मोलिकुलर डायमीटर, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी लगभग आसपास है जिनोन के, मतलब मैचिंग है थोड़ा सा जिनोन का और ऑक्सीजन का। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि PTF6 के साथ चलो जिनोन का रिएक्शन ना करवाया जाए, और इन्होंने करा दिया। ठीक है, तो उन्होंने एक रिएक्शन ट्राई किया, गैस फेस में दोनों को रिएक्ट कराया। एक ऑरेंज येलो कलर का एक कंपाउंड मिला सॉलिड। देखिए, गैस फेस में रिएक्शन कराया था और ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड मिल गया XCPTF6। ठीक है, Xc प्लस PTF6 माइनस, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, Xc यहाँ आ जाएगा बस, बाकी सारा वैसे ही। जब इसकी एनालिसिस की गई, इसकी जांच की गई, इट वाज फाउंड टू बी आयनिक, ये रहा Xc प्लस PTF6 1 माइनस, एंड दिस मार्क्ड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एनी नोबल गैस। और यहाँ से हमें नोबल गैसेस का पहला कंपाउंड मिला, और उसके बाद फिर रिसर्च और भी तीव्रता के साथ शुरू हो गई, और फिर बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, बनाए गए लैब्स में, जिनके स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि लेट डिस्कवरी क्यों हुई नोबल गैसेस की। देखिए, 1962 से पहले मैंने आपको कहानी बताई दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उस वक्त नहीं थी, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन का लैक भी कहीं ना कहीं इसका कारण था। गुड क्वालिटी की फ्लोरीन हमारे पास नहीं थी, और कुछ ऐसे बर्तन, कुछ ऐसे यूटेंसिल चाहिए थे हमें जिसमें हम इसको कैद करके रख सकें फ्लोरीन को, ऐसा भी नहीं था हमारे पास। फ्लोरीन रेजिस्टेंट ग्रीसेस भी नहीं थे हमारे पास, कोई ऐसा मटेरियल नहीं था जो फ्लोरीन को हैंडल कर सके, ऐसा बर्तन नहीं था कोई। ग्लास के अंदर रखते थे तो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता था फ्लोरीन। लेकिन मैंने आपको पीछे कहीं पढ़ाया था, आई थिंक, कि टेफ्लॉन की कोटिंग अगर कर दी जाए किसी सब्सटेंस को अंदर की तरफ, यानी कि उसके टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फ्लोरीन हम संभाल के हैंडल कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि फ्लोरीन में क्या, टेफ्लॉन में क्या होता है, फ्लोरीन होते हैं बहुत सारे, है ना, CF2 डबल बॉन्ड CF2, आपको याद होगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ नोबल गैसेस भी आपको पता है कि बहुत कम है इनका अबंडेंस। 1% के अंदर बहुत सारी गैसेज आती हैं, उसी में नोबल गैसेस भी आती हैं, तो अबंडेंस भी काफ़ी कम है इनका, मिलती बड़ी कम है। तो ये सारे कारण थे लेट डिस्कवरी के। क्वेश्चन बन सकता है कारण। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डू मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन्वॉल्व जिनोन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जो हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे भी अगले लेक्चर में, जिनके स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फिलहाल डिस्कस ये कर रहे हैं कि जिनोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स ज़्यादातर मिले, ऐसा क्यों। ठीक है, तो जिनोन और क्रिप्टन ये दोनों यहाँ पर रिएक्ट करते हुए मिले थे,
और इनके कुछ कंपाउंड्स हमारे पास हैं। सिलेबस में हमारे पास ज़ीनोन के ही हैं जो हम डिस्कस करेंगे। क्रिप्टन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता है हालांकि, ठीक है। अब कारण क्या है, देखिए ज़ीनोन और कुछ हद तक क्रिप्टन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल है कुछ एलिमेंट्स के साथ, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ आपको मैंने ज़ीनोन का बताया था अभी कि डायमीटर भी लगभग मैच कर रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैच कर रही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ज़ीनोन देयरफॉर हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बट देयर शुड बी एलिमेंट। देखिए ज़ीनोन इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रखने वाला। तो अपने पास एक तो फ्लोरीन है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन उसके आसपास की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रखेगा। मतलब ऑक्सीजन भी तो पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में, ठीक है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे हमें मिल गए जो ये काम कर सकते थे, जो ज़ीनोन से इलेक्ट्रॉन छीनने का काम कर सकते थे, उससे एक्सेप्ट करने का काम कर सकते थे, ठीक है। और ये स्टेबल कंपाउंड्स ज़ीनोन के साथ बना सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप इसमें काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा इस लेक्चर में, और कई ऐसी चीज़ें पता चली होंगी जो पहले नहीं पता थी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। हैव अ नाइस डे बच्चों। जय हिंद।